नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु। सचिन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जी बिल्कुल, फिर करेंगे एक एक खबर पर चर्चा। निश्चित तौर पर सर। तो आज की हेडलाइंस हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोर्ट पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रूस के डैनियल मेदवेदेव पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन की। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष डबल सेमीफाइनल में इस समय सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीनी ताइपे के लियांग और वांग शिलिंग की जोड़ी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीत लिया था और दूसरे गेम में 6-5 की बढ़त बनाई हुई थी। और दूसरे गेम में अब जो स्कोर है वो हो गया है 6-6 से बराबर। सर्व कर रहे हैं चीनी ताइपे के खिलाड़ी। बहरहाल इस चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय उम्मीद अब सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर है। सेमीफाइनल खेल रहे हैं, पहला गेम जीत चुके हैं, दूसरे गेम में बराबरी का मुकाबला है। किस तरह से ये मैच अब आप देख रहे हैं आगे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मुकाबला तो कड़ा है क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है हिमांशु। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बात करेंगे तो हमारा मन तो यही रहेगा कि तिरंगा फहराए वहां पे और हमारी जोड़ी जो है स्वर्ण पदक के साथ लौटे और इतिहास रचे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुरुष डबल्स में इस चैंपियनशिप में और एशियन बैडमिंटन तो बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, क्योंकि जो बैडमिंटन के जो पावर हाउस हैं वो तो सब एशिया के ही देश हैं मुख्य रूप से। तो उस तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो मान्यता है वो एक तरीके से किसी एक बड़ी चैंपियनशिप। बिल्कुल। तो सिर्फ इससे पहले 2 ही मौके आए थे जब हम कांस्य पदक जीतने में सफल रहे थे। पदक तो इनका पक्का है, लेकिन अगर उसको ये स्वर्ण में तब्दील करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इतिहास रचने वाला काम। जी बिल्कुल। और आपने 2 मौके की बात करी है, मुझे याद आ रहा है सैयद मोदी और प्रकाश पादुकोण। और उससे पहले 1971 में दीपू घोष और रमन घोष ने ये उपलब्धि हासिल की थी। और 1978 में आपने जैसे बताया कि सैयद मोदी और प्रकाश पादुकोण की जोड़ी ने ये उपलब्धि हासिल की थी देश के लिए। उतने लंबे समय के बाद अब ये पुरुष डबल्स की टीम के लिए एक मौका है कि इस उपलब्धि को वहां से आगे ले जाए। वहां तक तो ये पहुंच ही गए हैं। जी बिल्कुल। एक पदक तो सुनिश्चित उन्होंने कर लिया है, लेकिन अब कलर उसका रंग बदलने का इनके पास मौका है और इतिहास रचने का। क्योंकि इससे पहले के भी जो हमारे महान और दिग्गज खिलाड़ी थे वो इस रंग के तमगे तक नहीं पहुंच सके। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। और अगर हम इस खबर पर भी आएंगे, दोबारा बात करते हैं पुरुष सिंगल्स की। फाइनल में जो है तय हो गया है पुरुष सिंगल्स फाइनल। दूसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के एंथनी सिनसुका गिटिंग का मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त सिंगापुर के लो किन यू से होगा। सेमीफाइनल में एंथनी गिंटिंग ने जापान के केंता सुनियामा को 21-13, 21-16 से हराया। किन यू ने चीन के लू ग्वांगजू को 21-19, 21-15 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। महिला सिंगल्स फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की आन से यंग का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से होगा। सेमीफाइनल में यिंग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची को 21-12, 16-21, 21-15 से हराया। आन से यंग ने चीन की चेन यू फेई को 16-21, 21-11, 21-19 से पराजित किया। महिला और पुरुष सिंगल्स दोनों फाइनल तय हो चुके हैं। और महिला और पुरुष सिंगल्स में अगर हम भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय जो प्रदर्शन था वो क्वार्टर फाइनल में आकर रुक गया था। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी संस्करण थे उसमें हम लोग पदक जीतते रहे और सिंगल्स में तो भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में तो लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और पीवी सिंधु ने 2022 में कांसा जीता था इसमें। इससे पहले हालांकि वो लंबे अरसे बाद
मतलब 2014 में उन्होंने जीता था, लेकिन साइना नेहवाल सबसे सफल खिलाड़ी रही हैं सिंगल्स में महिलाओं में। उन्होंने 2010, 16 और 18 में यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस तरह से हमारे, और एच.एस. प्रणय जो चोट की वजह से जिनको मैच छोड़ना पड़ा, वो भी 2018 में एक बार यहाँ पे कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो सिंगल्स में हमारी उपलब्धियां पिछले सालों में भी हैं और इससे पहले तो थी ही। जो शुरुआत हुई थी तब उस टाइम दिनेश खन्ना ने 1965 में गोल्ड मेडल जीत के जो है अपना पताका फहराई थी, भारतीय ध्वज लहराया था वहां पे। तो बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन ये जो अब डबल्स में जो हमें मिलने वाला है तमगा, जी बिल्कुल, तो ये मुझे लग रहा है कि इन सब कमियों को जो सिंगल्स का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब मुकाबले इतने कड़े होते हैं और कुछ फिटनेस का भी मसला रहा, प्रणय को हटना पड़ा मैच से। तो ये है। पिछला वर्ष अगर हम बात करें, पिछले सीजन की बात करें, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट जीते। और इस बार हालांकि अभी शुरुआत है, 4 महीने बीत चुके हैं, लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं सीजन में, लेकिन कोई खास सफलताएं हासिल नहीं हो रही है। आज जो डबल्स की बात आप कर रहे हैं, डबल्स में जरूर पदक पक्का हो गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं सिंगल्स खिलाड़ियों से होती हैं। और सिंगल्स खिलाड़ी, चाहे वो महिला सिंगल्स हो चाहे पुरुष सिंगल्स हो, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि वो चमक जो पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भी थी या दूसरे टूर्नामेंट्स में भी थी, वो चमक अभी तक दिखी नहीं है? नहीं, ये प्रदर्शन तो देखिए एक मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है, ऐसा नहीं है। और ये लंबे समय की चीजें होती हैं जब सत्र की शुरुआत होती है। हालांकि अब तो पूरा साल ही लगातार बिजी रहता है सभी खिलाड़ियों का। आप ये नहीं कह सकते कि ये सत्र का जो है अब अवसान हो गया है, अब लंबे समय का कोई बीच में कोई गैप रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी खिलाड़ियों के लिए चुनौती तो है ही कि लगातार उनको फिट रहना है और विश्व स्तर पे जो है उस तरीके का प्रदर्शन दिखाना है जैसे कि वो पोडियम फिनिश कर सकें। तो ये एक बड़ी चुनौती तो है ही हिमांशु। और मुझे लगता है कि अगर वो बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको बचा के रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो छोटे टूर्नामेंट्स में अगर वो पदक जीतें, जैसे ओलंपिक में या एशियन, जैसे ये जो हम बात कर रहे हैं इस चैंपियनशिप की जो दुबई में चल रही है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें या कॉमनवेल्थ में, तो मुझे लगता है वो ज्यादा हमारे लिए अहम है। जी बिल्कुल। और डबल्स मुकाबले की बात करें तो 21-18 से पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने 11-10 से बढ़त बनाई हुई है। जैसा मौका मिलेगा इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, अपने श्रोताओं को अपडेट देते रहेंगे। और बात आईपीएल क्रिकेट की, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बना लिए थे। और इस समय जो उनके खिलाड़ी क्रीज पर हैं वो हैं हेनरिच क्लैसन, जो विकेट कीपर हैं, 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं। और उनका साथ देने उतरे हैं अब्दुल समद, 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर। पहला विकेट उनका 21 रन के योग पर गिरा था, दूसरा 44 रन पर योग के पर गिरा था और लगातार विकेट इनके गिर रहे हैं। हालांकि अब 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो चुके हैं। 42 गेंदें बची हैं, 42 गेंदों में कितना लक्ष्य ये दे पाएंगे, क्या टारगेट ये दे सकते हैं? मुझे लगता है 180-190 तो बना सकती है ये टीम, क्योंकि लेकिन विकेट उनके हाथ हालांकि गिर चुके हैं, 5 विकेट इन्होंने गंवा दिए। तो अब ये कि जो बल्लेबाज हैं, इसके बाद जो भी बल्लेबाज आएंगे वो सब कुछल्लई बल्लेबाज हैं। तो अब इन्हीं के ऊपर ही दारो मदार है कि कोई अच्छा कोई कैमियो करता है, कोई एक ऐसी तड़क भड़क बड़ी पारी खेल देगा कि 15 गेंदों पे 30-35 रन, तो एक अच्छे लक्ष्य तक ये पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। और अक्सर देखा गया है कि टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करती है 200 के आसपास का स्कोर करती है, लेकिन इस बार आज के दिन, हाँ आज के अभी तो ये फिलहाल मैच मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 190 तक भी अगर ये पहुंचते हैं तो एक बड़ी इनकी उपलब्धि कही जाएगी और ये एक अच्छा चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है दिल्ली के लिए। हालांकि दिल्ली अपने मैदान पे खेल रही है और मुझे लग रहा है कि वो पिछले मैचों के परिणाम से थोड़ी उत्साहित भी होगी और हैदराबाद के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, उसने अपने पिछले मैच में इसको हराया भी है। तो मुझे लगता है ये सब उसके लिए थोड़े एक मनोबल बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं। बिल्कुल। और इससे पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से पराजित किया था। 180 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत दर्ज की। विजय शंकर ने नाबाद 51 और डेविड मिलर ने नाबाद 32 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 49 रन बनाए। नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बनाए थे। गुरबाज ने सर्वाधिक 81 रन की पारी खेली। आंद्रे रसल ने 34 रन का योगदान दिया। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। कोलकाता की टीम
कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, स्कोर भी इन्होंने चुनौतीपूर्ण बनाया था, लेकिन यहां पे गुजरात टाइटंस ने एक तरफा अंदाज में ही कह सकते हैं, क्योंकि 2 ओवर के लगभग गेम 13 गेंदें मतलब शेष रहते बाद हुए में जो इनके बल्लेबाज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो दोनों नाबाद रहे हैं और उन्होंने चौथे विकेट के लिए मतलब एक अटूट साझेदारी करी है अच्छी। तो विजय शंकर और डेविड मिलर की जो बात कर रहे हैं आप, 51 और 32 नॉट आउट, इन लोगों ने बाद में जो तेजी से बल्लेबाजी करी, 87 रन की 87 रन की अटूट साझेदारी है, तो उससे जो है ये मैच एकदम से पड़ला ही नहीं सिर्फ झुका, मतलब जो 13 गेंद रहते जो मैच जीत दर्ज करी, वो भी मतलब इनकी वजह से ही संभव हो सका। नहीं तो जब शुभमन गिल थे तो ये लग रहा था कि ये भी एक अच्छी पारी खेल रहे हैं और ये अच्छा टीम को जो है एक नींव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी बल्लेबाज, और वो उनका ये प्रयास काफी सफल रहा। और गिल जो है इस सत्र में गुजरात के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ भी 67 की पारी खेली और मुंबई के खिलाफ 56 रन की, यानी तीसरा अर्धशतक से वो सिर्फ चूके हैं 1 रन से। तो बाकी विजय शंकर एक सही मौके पे चमके इन टीम के लिए, और डेविड मिलर ने उनका अच्छा साथ दिया। अगर अंक तालिका की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम 8 मैचों में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर आ गई है, जिन्होंने आज ये मैच जीता है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 अंक है, दूसरे स्थान पर है, और लखनऊ सुपर जायंट्स के भी 10 अंक है, तीसरे स्थान पर है, नेट रन रेट के आधार पर पिछड़ गई है वो राजस्थान रॉयल्स से। चेन्नई सुपर किंग्स के भी 10 अंक हैं, लेकिन रन रेट के आधार पर वो चौथे स्थान पर है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को पराजित किया धमाकेदार मैच में। बहुत शानदार मैच रहा वो लखनऊ के नजरिए से अगर आप देखें, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया, 257 रन उन्होंने खड़े किए थे कल स्कोर बोर्ड पर, और ये पूरे आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है हिमांशु। तो जो लखनऊ के बल्लेबाजों ने ये कमाल कर दिखाया, और इससे पहले सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ही एक टीम ऐसी है जो 263 रन के साथ अब हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड उसके नाम है, तो उसने 10 साल पहले बनाया था। जी बिल्कुल। और क्रिकेट की खबर हमारे पास आ रही है रावलपिंडी से, जहां न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, और न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य है 337 रन का। चौथा ओवर उनका प्रगति पर है, 24 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के, यानी कि उनको 46.2 ओवर्स में 313 रन और बनाने हैं। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की पारी की, तो न्यूजीलैंड की पारी में डैरिल मिशेल ने 129 और टॉम लैथम जो उनके कप्तान है, विकेटकीपर है, उन्होंने 98 रन की पारी खेली और 50 ओवर में 5 विकेट पर 336 रन बनाए। और बात टेनिस की, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रूस के डेनिल मेदवेदेव पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में एंड्रिया वाक्सोरी को 6-4, 6-3 से हराया। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। अल्काराज ने दूसरे दौर के संघर्षपूर्ण मुकाबले में फिनलैंड के एमिल रुसुवोआरी को 2-6, 6-4, 6-2 से पराजित किया। अगले दौर में अल्काराज का मुकाबला बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव से होगा। दिमित्रोव ने फ्रांस के ग्रेगोर बेरेरे को 7-6, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। रूस के आंद्रे रुब्लेव और इटली के मैथ्यू अर्नाल्डी भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में विंबलडन चैंपियन कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। दूसरे दौर में रूस की एना कलिंस्काया ने रायबाकिना को 7-5, 4-6, 6-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अमेरिका की जेसिका पिगुला और अमेरिका की ही एलिसिया पार्क्स भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। और एलिसिया पार्क्स की बात करें तो उन्होंने उलटफेर किया, बेलारूस की विक्टोरिया अज़ारेंका को उन्होंने पराजित किया है। और बहरहाल समय नहीं है कि इस खबर पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। और श्रोताओं, मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल को दीजिए अनुमति, लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।